सो 2 दिन से हम लोग ने ये ना ये तो लगा हुआ है। पावर देखो उसका, खाली पावर। ठीक है, लगा है, बटन डालो। तो हम लोग ने अभी 2 दिन हो गए, हम लोग ने रिएक्ट स्टार्ट किया है। सो हम लोग ने बोला कि रिएक्ट क्या है, व्हाट इज रिएक्ट। हाँ, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क बोलना ही नहीं, जावास्क्रिप्ट इज अ लाइब्रेरी यूज्ड टू बिल्ड यूजर इंटरफेस, इसके ऑफिशियल डेफिनेशन पे जाएंगे उसके वेबसाइट के ऊपर। जावास्क्रिप्ट इज अ लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस बिल्ड करने के लिए ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है। तो कल हम लोग ने बोला था कि जावा रिएक्ट सीखने के लिए कुछ जावास्क्रिप्ट के एडवांस कॉन्सेप्ट या फिर मॉडर्न कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में से एक स्कोप का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है जो अपन ने ऑलरेडी ले लिया है, जैसे कि लेट, वैर, सॉरी वैर तो नहीं है मॉडर्न में लेट और कॉन्स्ट, ये नए फीचर्स आए हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले लेट और कॉन्स बोलकर कुछ भी नहीं था जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, सो आज हम लोग love modern JavaScript and use most of its मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। new features. We'll review these features. React developers love modern JavaScript and use most of its new features.
We'll review these features in this course module, which you can totally skip if you think you're comfortable with the topic. JavaScript is a very different language than it used to be just a few years ago. ECMAScript, which is the official specification that JavaScript conforms to, has improved a lot in the past few years after a rather long period of no updates to the language at all. Today, the ECMAScript Technical Committee, which is known as TC39, makes yearly releases of ECMAScript, and modern browsers shortly follow by implementing the new features introduced in each year. This has started with ECMAScript 2015, or its other commonly known name, ES6. Since then, जावास्क्रिप्ट जब चालू हुआ, बहुत सालों पहले चालू हुआ, बट उसमें कुछ भी एडवांसमेंट नहीं हुए बहुत टाइम तक। उसमें कोई नई फीचर, जैसा कि आप में तुम्हारे पास मोबाइल रहता है, राइट? मोबाइल में तुम गेम रहता है एक, वो गेम में हर हर एक एक महीने, दो दो महीने को अपडेट्स आते रहता है, नए फीचर्स आते रहते हैं उसके अंदर। तो जावास्क्रिप्ट जो कि ये एक लैंग्वेज है, इसमें बहुत सालों तक कोई एडवांसमेंट नहीं आया। कब तक? 2015 तक। इन 2015 इक्मास्क्रिप्ट और ये इक्मास्क्रिप्ट 2015 में बहुत सारे नए फीचर्स आए जावास्क्रिप्ट में, उससे पहले। और इसी को ही और ES6 भी बोलते हैं, ठीक है? इक्मास्क्रिप्ट 2015 और ES6 ये वर्जन रिलीज हुआ। 6 बोले तो 6th एडिशन, उसका 6th एडिशन। सो ये इक्मास्क्रिप्ट या इक्मा 2000 ES 2015 या इक्मा 2016 15, what is this? This is the version of JavaScript. ECMAScript is a JavaScript standard intended to ensure interoperability of the web pages across different browsers. It is standardized by ECMA International and is documented in ECMA 262. ECMAScript is commonly used for client-side scripting on the web browser, and it is increasingly being used for writing server-side application and services using Node.js and other runtime environment. ठीक है? ECMAScript is a standardized specification of scripting language developed by Brendan Eich of Netscape, initially named Mocha, then LiveScript, and finally JavaScript. In December, Sun Microsystem and Netscape announced JavaScript in the press release. 1995 में जनरली JavaScript आया था। In November 96 में to announce standardization of the JavaScript. ठीक है, तो खैर ये सब उसका हिस्ट्री है, तुम लोग बाद में देख सकते हो।
ठीक है। हाँ बोलो बोलो सर। सर ये स्कूल पे स्टूडेंट देंगे सर। हाँ W3 स्कूल पे भी सर पूरा हिस्ट्री। हाँ उसकी पूरी हिस्ट्री है यहाँ पर। ये जावास्क्रिप्ट वर्जन ES1 कब आया, 2 कब आया, 3 कब आया। जनरली जो इंटरव्यू में पूछता है ES5 और ES6 के बीच में डिफरेंस क्या है, ये पूछता है। मेरे को अभी 8 दिन पहले ही पूछा है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ES5 एंड ES6। तो ES5 और ES6 में क्या है, ES5 में स्ट्रिक्ट मोड आया, जेसन सपोर्ट आया, ट्रिम फंक्शन आया स्ट्रिंग का, इज एरे नया फंक्शन आया, एरे इटरेटेबल मेथड्स वगैरह आए। और मेजर ES6 में या फिर इक्मास्क्रिप्ट 2015 में ये लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड्स आए। मतलब 2015 में लेट एंड कांस्टेंट कीवर्ड आए, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज आया, एरे डॉट फाइंड आया, एरे डॉट फाइंड इंडेक्स ऑफ आया। फिर बाद में और आगे आगे जाएंगे तुम लोग तो ये सब ES6 बोले तो यहाँ से पूरा ES6 ही है। मतलब एडिशन 6 के अंदर ही ये लोग ने 2015, 16, 17, 18, 19, 20 तक डाल दिए वाला है। ये ES अभी 2020 में ये एक नया कीवर्ड जो मैंने तुम लोग को बताया, कोलेसिंग ऑपरेटर आया। मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर नल या अनडिफाइंड रहेगा तो राइट हैंड साइड का एग्जीक्यूट होगा, बराबर। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। तो इस तरीके से तुमको ये सब चीजें पता होना चाहिए कि इक्मा स्क्रिप्ट क्या है, ES6 क्या है। और ES6 बोले तो इक्मा स्क्रिप्ट का एडिशन 6। और यहाँ पे उन्होंने हर ईयर में कुछ ना कुछ वर्जन रिलीज किए हैं और कुछ ना कुछ वर्जन के साथ फीचर्स रिलीज किए हैं। तो मेजर डिफरेंस ES5 और ES6 में आएगा, क्योंकि ये सब 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ये सब क्या आ जाते हैं, ES6 में ही आ जाते हैं। ES6 में आ जाते हैं या नहीं आते हैं, उसने दिखाया तो सही है वैसा। ES7 वगैरह ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। खैर, तो तुम लोग हर एक फीचर का डिटेल्स जो है यहाँ पे पढ़ सकते हो। लाइक ES5 में 2019 में ES5 आया, यूज स्ट्रिक मोड वगैरह ये सब तुमको ऑलरेडी मैंने पढ़ाया। यूज स्ट्रिक कैरेक्टर ऐड बोलकर आया। जेसन डॉट पास, जेसन डॉट डेट डॉट नाउ, डेट के पूरे फंक्शंस। सो इस तरीके से ये सब चीजें ES5 में आई। ये सब चीजें तुम लोगों को ये सब चीजें लिख के निकालनी है, मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। 2015 ECMAScript 2015 is also known as ES6 and ECMAScript skits। इसमें लेट और कांस्टेंट और एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर ये सब आए। प्रोमिसेस आया इसमें, क्लास आया इसमें, असिंक अवेट इसके नेक्स्ट उसमें आया शायद। तो लेट और वैर और कांस्टेंट का डिफरेंस मेरे को 2 से 3 बार पूछ लिया अभी तक। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस भी पूछ लिया, मैंने डिटेल में बताया है अपने लेक्चर में प्रीवियसली, सब लोग उधर जाकर देख लो। स्प्रेड ऑपरेटर आज अपन पढ़ेंगे। फॉर ऑफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है तुमको, मैप ऑलरेडी बता दिया है, सेट ऑलरेडी बता दिया है, क्लास ऑलरेडी बता दिया है। प्रोमिसेस हम लोग पढ़ेंगे अभी। डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज ये ES6 में सपोर्ट होने लगे।
मतलब ये x, y को डिफॉल्ट वैल्यू, मैंने जब फंक्शंस पढ़ा रहा था तब मैंने ये भी बताया था कि अगर तुमको ऑप्शनल पैरामीटर देना है या डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू देना है तो तुम लोग इस तरीके से दे सकते हो। अगर उसको देखो यहाँ पे फंक्शन को अगर उसने सिर्फ 5 पास किया, मतलब एक ही पैरामीटर पास किया उसने, तो दूसरा पैरामीटर की वैल्यू अगर ऑप्शनल बोलेंगे उसको, और मतलब वो उधर से पास नहीं कर रहा है जब कॉल कर रहा है, तो तब तुम उसको डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू ले रहे हो। ये भी क्वेश्चन मेरे को पूछा था। रेस्ट पैरामीटर भी आज अपन देखेंगे। इंक्लूड्स देख चुके अपन, स्टार्ट्स विद, एंड्स विद देख चुके अपन, एरे फ्रॉम भी देख चुके अपन जब अपन एरेस पढ़ रहे थे। एरे कीज, एरे डॉट कीज भी देख चुके अपन, एरे डॉट फाइंड भी देख चुके, फाइंड इंडेक्स भी देख चुके हम लोग। ठीक है ना, मैथ के उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए पर्सपेक्टिव से नहीं रहते हैं। इज नैन ऑलरेडी देख चुके अपन, एंट्रीज मेथड ऑलरेडी देख चुके अपन। मॉड्यूल्स, ठीक है, ये मॉड्यूल्स अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, मॉड्यूल्स अपन पढ़ेंगे, मॉड्यूल्स बाकी है। ECMAScript 2016 original JavaScript version numbers were ES5 2000 and ES6 2000. Since 2016 the version are named by years. तो अभी ES5 और ES6 नहीं बोलने लगे वो लोग, अभी ईयर वाइज उन्होंने नंबर बोलना चालू किया। ECMAScript 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, इस तरीके से they have cancelled the edition, like ES5, ES6 बोलना बंद कर दिया उन्होंने। and now the JavaScript वर्जन जो होता है वो ECMAScript के ईयर से डिफाइन कर रहा है, ECMAScript के ईयर से डिफाइंड हो रहा है। सर फिर ES5 और ES6 तो खाली उतने ही पॉइंट बताना पड़ेगा। हाँ, उतना ही पॉइंट बताने का, ES5 और ES6 उतना ही पॉइंट बताने का। उसके बाद बोलने का कि ES6 के बाद JavaScript has started versioning by the name of the year, and after that the versions of JavaScript are like ECMAScript 2016, 2017, 2018 ECMAScript are versioned according to the year they are released in। इस तरीके से बता देने का। वैसा ज्यादा नहीं आया 2016 में, 2017 में कुछ कुछ गिने गुने 4-5 फीचर्स एक्स्ट्रा आते गए, लेकिन मेजर डिफरेंस यहाँ पर ही था क्योंकि यहाँ पर बहुत गैप था। 2009 में उन लोग ने पहले तो 96 में उन्होंने डाला था जावास्क्रिप्ट को, उसके बाद पहला फीचर उन लोग ने 2009 में रिलीज किया ECMAScript 5 को, जो कि मेजर वर्जन रिलीज था, जिसमें ये ऐसे 15-20 फीचर्स उन लोग ने रिलीज किए। और फिर इसके बाद नेक्स्ट 2015 में, मतलब 5 साल के गैप से 5 साल में उन्होंने ये लेट, कांस्टेंट, एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, और ये मेजर फीचर्स यही दोनों के अंदर है, और ये दोनों का डिफरेंस ही मेजरली पूछते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ES5 एंड ES6? तो बोलने का कि in ES6 we got the let and constant keyword, we got the spread operator, we got the arrow function, we got sets, map, और फिर symbols, और इस तरीके से हम लोग ने classes and promises, this all came in ES6 वर्जन। ES6 2015 के बाद क्लासेस का कंसेप्ट जावास्क्रिप्ट में इंट्रोड्यूस हुआ है। उससे पहले क्लासेस का कंसेप्ट नहीं था। उससे पहले क्लासेस को, अगर तुमको एक क्लास बनाना है, क्योंकि क्लास पहले से फेमस है, क्लास का कंसेप्ट पहले से फेमस है, तो इससे पहले क्लास बनाना है तो एक फंक्शन को डॉट प्रोटोटाइप बोल के लिखते थे। और एक और इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत
इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट से परसिक्यूट से मतलब वही अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो क्या होता है, और ये ऐसा कुछ तो भी लिखते हैं उसको, और अंडरस्कोर प्रोटो बोल के भी लिखते हैं। तो ये एक बार डिफरेंस तुम लोग पढ़ लेना, एक बार इसका डिफरेंस पढ़ लेना इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, ठीक है। और दूसरा अभी ये ES5 वर्सेस ES6, ये दोनों का डिफरेंस पढ़ लेना, या फिर खाली बोलने के लिए ES5 के पूरे फीचर्स लिस्ट डाउन करो और ES6 के मेन मेन फीचर्स तो भी बोलते आना। मेन मेन फीचर्स बोले तो तुम कॉमनली यूज कौन कौन से मेन मेन फीचर यूज करते, सीधा सीधा बोल देने का ना कि यहाँ पर अपन ने ES6 में लेट कीवर्ड आया, कांस्टेंट कीवर्ड आया, एरो फंक्शन आया, स्प्रेड ऑपरेटर आया, फॉर ऑफ फंक्शन आया, सेट्स आया, क्लासेस आया, प्रोमिसेस आया, डिफॉल्ट पैरामीटर आया, इतना तो बोल सकते हो ना तुम लोग। बाद में और भी मैंने ये सब पढ़ा दिया है, एरे फ्रॉम, एरे कीज, एरे फाइंड। तो इतना इम्पोर्टेंट ये नीचे के नहीं है जितना ये लेट, कांस्टेंट, एरो फंक्शन, स्प्रेड ऑपरेटर, मैप, सेट, क्लासेस, प्रोमिसेस, ये सब आया बोलना है, ठीक है। सो ठीक है, इस ये अपन सब पढ़ी है। जो नाम तुमको पता नहीं है, जैसे कि स्प्रेड ऑपरेटर हम लोग आज थोड़ा सा पढ़ेंगे, या क्लासेस वगैरह आज हम लोग थोड़ा सा उसको गो थ्रू करेंगे, ठीक है। We've had yearly releases named ES plus the current year. Some of these releases were big and others were very small, but the language now has a continuous update cycle that drives more innovative features and phases out the famous problems JavaScript had over the years. In this module, we'll go over some of the features that are usually used in React applications. This will not be a complete coverage of all the modern ECMAScript features. If you want to expand on this topic, check out the complete introduction to modern JavaScript in the beginner collection at JS Complete. तो एक JS Complete बोल के भी वेबसाइट है जो कि अपन जहाँ से पढ़ रहे हैं, तो ये जो ऑथर है ये उसकी वेबसाइट है, उसने ये बनाई है वेबसाइट, तो तुम लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हो। एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, व्हाट आर क्लोजर जावास्क्रिप्ट के अंदर। Every function in JavaScript is a closure. This fact is probably one of the best features of the JavaScript language. Without closures, it would be really hard to implement things like callbacks or event handlers. Closures are tightly related to scopes, so make sure you watch our lab on function and block scopes first. To understand closures, let's make sure you understand a few simple concepts about JavaScript functions and their scopes. Every When you put a function in a variable like this, you're assigning the variable f a reference to the function say hello, not a copy. F here is simply an alias to say. ठीक है, ये तुम लोग देखना बाद में, अपन इस पे नहीं जा रहे अभी भी।
अभी मैं एक नई रेपोजिटरी बनाता हूँ क्योंकि अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, रिएक्ट पढ़ रहे हैं. सो लेट्स क्रिएट अ न्यू रेपो नाउ. तुम लोग नाम अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो. ठीक है, मैंने एक रेपो बनाया है ये. उसका नाम चेंज कर सकते हैं अपन. वैसे तो हर एक प्रोजेक्ट जब भी बनाएंगे तब हम लोग उसको अलग अलग नाम देंगे. खैर, B3 के अंदर गिटहब. गिट गिट क्लोन और रेपोजिटरी का URL से हम लोग क्लोन कर रहे हैं. ls करेंगे तो ये अपना React B3 आ गया. तो उसके अंदर जाएंगे, मेन ब्रांच में है, और VS कोड खोलेंगे. कोड डॉट VS कोड इस लोकेशन पे खोल रहे हैं. ठीक है, तो हमारा VS कोड खुल गया. ठीक है, तो अभी एक न्यू ब्रांच बना देते हैं. वैसे तो आज डे 3 है, लेकिन प्रैक्टिकल का डे 1 है. तो ठीक है, अपन अपन डे 3 के हिसाब से जाते हैं. तो पहले तो अपन फीचर ब्रांच बनाते हैं. जनरली फीचर लिखते हैं, फिर स्लैश लिखते हैं. ठीक है, और फिर बाद में अपने टास्क का नंबर लिखते हैं कि अपने कौन सा टास्क दिया हुआ है. जैसे कि नॉर्मली ये स्प्रिंट का नंबर होता है, जैसे कि PBI 1234 या 431, ऐसा कुछ. तो भी तुम्हारा जो टास्क असाइन रहा वो असाइन, बट हम यहाँ पे टास्क नहीं खेल रहे. मैं AR करता हूँ. अजर रिएक्ट का टास्क नंबर 03 है हमारे को दिया गया, और ये डे 3. तो इस तरीके की हमने एक ब्रांच बना दी, और यहाँ पे डे 03 एक फोल्डर बना दिया मैंने. अभी एक फाइल बना रहा हूँ मैं.
ये फाइल का नाम लिखते हैं scope.js। ठीक है, अभी क्योंकि अभी हम लोग ना नॉर्मल HTML वे से नहीं जाएंगे अपन, अगर अभी लर्निंग कर रहे हैं ना अभी, वैसे तो अपन HTML वे से भी जा सकते हैं, लेकिन और ये अभी HTML वे अपन बहुत कर लिया। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा Node.js से, मैंने 2-3 दिन पहले तुमको Node.js से कैसे प्रोग्राम रन करना है वो बताया था। तो अभी हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे Node.js के तरीके से, Node.js के तरीके से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया है उसने, इंटरव्यू भी ऐसी कुछ क्वेश्चंस पूछता है। मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सम, ये 2 पैरामीटर लेता है, ए कॉमा बी, और इसने क्या किया, where result is equals to a plus b। इसने रिटर्न नहीं किया, इसने खाली रिजल्ट में असाइन कर दिया। और फिर मैंने सम को कॉल किया 4,5। अगर मैंने सम को कॉल किया और फिर बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ रिजल्ट में लॉग कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट लॉग होगा क्या? हाँ, इसको रन करने का है तो नोड लिखने का है, और डे 03 और scope.js कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल रन करने का है वो बताना है तुमको, ठीक है। तो इस तरीके से नोड से तुम रन करेंगे तो ये रिजल्ट में क्या आएगा, 9 आएगा। क्यों आएगा 9? हाँ, क्या वैर, कैसा ग्लोबल आता वैर? जरूरी थोड़ी है वैर ग्लोबल आना। डिक्लेयर कहाँ करे वाला है वैर? तो उसका स्कोप कहाँ रहेगा, बाहर आएगा क्या? हाँ, अगर वैर तुमने ऊपर डिक्लेयर करा रहता, वैर रिजल्ट बोल के डिक्लेयर करके छोड़ दिया रहता, तो मैं मानता था कि यहाँ पे वैर के अंदर रिजल्ट में कुछ तो भी आएगा। यहाँ पे रीडिक्लेरेशन भी हो रहा, तो भी अगर ऐसा लिखा तो भी क्या होने वाला, रिजल्ट क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा रिजल्ट। ये वैर रिजल्ट यहाँ चालू हो रहा और यहाँ खत्म हो जा रहा, तो ये जो है इसको क्या बोलेंगे, इसका स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप है। इसका स्कोप क्या है, इंटरव्यूअर ऐसी पूछता तुम्हारा और तुम बोलते अनडिफाइंड आएगा या 9 आएगा। अरे ऐसा कैसे 9 आएगा यार, जब उसको उसके अंदर डिक्लेयर कर रहे हो तुम, उन्हें वहां से बाहर निकलेगा नहीं। ये VS कोड सीधा सीधा बोल दे रहा है, रिजल्ट इज डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड। लिखो अभी ये स्कोप, तो क्या होने वाला है, नॉट डिफाइंड बोल के एरर देने वाला है। क्या देने वाला है? और अगर मैं डिफाइन कर देता था वैर, तो अब क्या आता था रिजल्ट के अंदर? हाँ, 9 कैसा आता था? हाँ, क्यों अनडिफाइंड? अंदर का वेरिएबल बाहर एक्सेसिस नहीं होता। कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ अंदर लिखता हूँ तो क्या है कि ये यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, अब क्या आएगा, किधर 9 आएगा? हाँ, 4 नंबर लाइन पे क्या आएगा, अनडिफाइंड। और
7 नंबर लाइन पे क्या आएगा? समझ में आ रहा है क्या? ये फंक्शन स्कोप किसको बोलते हैं? उसका वैर लिखो क्या लेट लिखो? समझ में आ रहा है क्या? करके देखो ये तुम लोग सब। तो अभी तुमने ये यहाँ पे क्या होने वाला है? तुम इंटरव्यूअर को अगर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा तुम क्या बोलेंगे यहाँ पे? अभी आउटपुट क्या आने वाला है इसका? रिजल्ट इज मतलब एरर आने वाला है। एरर अनडिफाइंड नहीं आने वाला। अनडिफाइंड एक अलग चीज है, एरर आना एक अलग चीज है। तो इंटरव्यूअर पूछता है तुमको अनडिफाइंड आएगा क्या एरर आएगा? हाँ, क्या आएगा? एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा? रेफरेंस एरर आएगा। कौन सा एरर आएगा ये भी पूछता है इंटरव्यूअर कि कौन सा एरर आएगा? कौन सा एरर आएगा? रेफरेंस एरर आएगा। रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड बोल के रेफरेंस एरर आएगा। एरर आना, अनडिफाइंड रहना वैल्यू, ये दोनों में फर्क है। अनडिफाइंड रही तो एरर आता क्या? कोड बंद होता क्या? और अगर मैंने यहाँ पे ऊपर वैर डिक्लेयर किया तो अब क्या आएगा? अब एरर आएगा क्या? हाँ, एरर नहीं आएगा अभी। बराबर क्या आएगा? अनडिफाइंड आएंगी उसकी वैल्यू। कंसोल डॉट लॉग जो होगा उसकी वैल्यू अनडिफाइंड होंगी। लॉग समझ में आ रहा है ये फंक्शंस को? दो अलग अलग चीजें हैं। अनडिफाइंड बोले तो अलग रहता, एरर आना बोले तो अलग रहता।
करके देख लिएगा सभी ने। हो गया। अलग अलग तरीके से ट्राई किया तो इसको क्या बोलेंगे कि ये जो रिजल्ट वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर है, उसको उसको तुम बाहर एक्सेस नहीं कर पाओगे, मतलब उसका स्कोप जो है ऊपर वाले वेरिएबल का अपने फंक्शन के अंदर ही है, उसका स्कोप फंक्शन के अंदर ही है। तुम अगर बाहर उसको ट्राई कर रहे हो, सो दिस विल थ्रो रेफरेंस एरर थ्रो करेगा ये। ठीक है, एक ये चीज हो गई। भले ही तुम वैर लिखो या लेट लिखो, जैसे कि अभी यहाँ पर ये अलग अलग स्कोप भी इसने बताए हुए हैं। अगर तुम एक ब्लॉक बनाते हो सिंपल, तो इस तरीके के अलग अलग स्कोप रहेंगे। मतलब ये देखो, ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये ब्लॉक स्कोप बोलेंगे इसको, मतलब इसका स्कोप इसी के अंदर रहेगा। इफ कंडीशन ट्रू रहेंगी, उसके अंदर का वेरिएबल का स्कोप उसके अंदर ही रहेगा। भले ही तुम लेट से डिक्लेयर करो, वैर से डिक्लेयर करो या कांस्टेंट से डिक्लेयर करो, फर्क नहीं पड़ता है। जिस ब्लॉक के अंदर वो वेरिएबल रहेगा उसका स्कोप उसी के अंदर रहेगा। ठीक है, उसके बाहर उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे तुम। अभी मैं लॉग करता हूं यहाँ पे। क्या लॉग होगा यहाँ पे? रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आई की वैल्यू क्या लॉग हुई? 11। क्यों लॉग हुई? हाँ, अभी वैर आए उन्होंने लिखा, मतलब इसका स्कोप क्या है? ये कहां पर है? ये बाहर ही है ना, ये अंदर है क्या? ब्लॉक के अंदर है क्या? बाहर ही है आई। आई कहां पर है? बाहर है। ठीक है, इसके अंदर अगर मैं कोई वेरिएबल लेता था, वेर z z इज इक्वल्स टू 8, z इज इक्वल्स टू 9, ऐसा कुछ तो भी लेता था मैं, और मैं फिर यहाँ पे वैल्यू ऑफ z प्रिंट करना चाहता था, तो क्या होगा? हाँ, क्या होगा? एरर आएगा। क्या एरर आएगा? रेफरेंस एरर। कैसे आया? z is equals to 9।
लेट लिखता तो मैं इसको लेट लिखता हूँ तो आता है, वैर लिखता हूँ तो एरर नहीं आता है। अगर सेम चीज मैं फंक्शन के अंदर करता हूँ, ये बोलता हूँ उसको और डू समथिंग को कॉल करता हूँ और लॉग करता हूँ, और नहीं प्रिंट होता है कि ब्लॉक स्कोप में वैर क्या करता है, बाहर भी चला जाता है। किसके स्कोप में? फंक्शन स्कोप में नहीं जाता है बाहर। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ब्लॉक स्कोप। तो ये ब्लॉक स्कोप का वैर का एक्सेप्शन है, समझ में आ रहा है? इन ब्लॉक स्कोप is created with pair of curly bracket. This happens every time you create a if statement, for statement. The only exception in the curly bracket you use with functions. सिर्फ functions के अंदर है. These create function scope and not a block scope. So what exactly is the difference between block scope and function scope, you may ask. So अभी देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने I को प्रिंट किया। I जो है वो ब्लॉक स्कोप में, तो भी एक्सेस हुआ, लेकिन लेट से कर रहे हैं तो एक्सेस नहीं हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि वैर का ये बिहेवियर था कि उसको ब्लॉक स्कोप कैसे भी चलता, मतलब वो ब्लॉक स्कोप के बाहर भी एक्सेस होता, खाली एक ही चीज चाहिए कि वो ब्लॉक स्कोप फंक्शन स्कोप नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ब्लॉक स्कोप वो फंक्शन स्कोप नहीं होना चाहिए, फंक्शन नहीं होना चाहिए। अगर वो फंक्शन नहीं है, इफ है, एल्स है, फॉर लूप है, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें बाहर एक्सेस होगा। कौन? वैर। और लेट अगर लिख दूंगा मैं इसको, तो यही तो डिफरेंस है वैर और लेट में, यही तो डिफरेंस है वैर और लेट में, कि अभी देखो उन्हें ग्रे आउट भी हो गया। अभी ना आई एक्सेस होगा, ना ही आई एक्सेस होगा, ना ही जेड एक्सेस होगा। समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस समझ में आ रहा है? बहुत छोटा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये, और इसी कंफ्यूजन के का पूछता है तुमको इंटरव्यू में। समझ में आ रहा ब्लॉक स्कोप और फंक्शन स्कोप, वैर और लेट में डिफरेंस? वैर अगर तुम डिक्लेयर करते हो एक वेरिएबल वैर, अगर तुम वैर वेरिएबल ब्लॉक स्कोप में डिक्लेयर करते हो तो वो ब्लॉक स्कोप के बाहर एक्सेसिबल रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। लेकिन लेट अगर तुम लोग एक ब्लॉक स्कोप के अंदर लेट डिक्लेयर करते हो तो वो ब्लॉक स्कोप के बाहर वो लेट वेरिएबल एक्सेस रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये एक और मेजर डिफरेंस है, द डिफरेंस बिटवीन वैर वर्सेस लेट। वैर और लेट में क्या डिफरेंस है? तो व्हाट इज द डिफरेंस? इन ब्लॉक स्कोप, where keyword, if you declare a variable with where, it is accessible outside the block scope as well. But if you declare the variable with let will limit its scoping. उसकी scoping जो है वो scope block scope के अंदर अगर तुम रहेगे तो it will be inside the block scope only. You cannot use that variable outside the block scope. ये बोलना चाहिए तुमने। दूसरा डिफरेंस क्या बोला था मैंने? रीडिक्लेयरिंग। एक वेरिएबल में वैर के अंदर रीडिक्लेरेशन पॉसिबल है क्या? है। लेट में रीडिक्लेरेशन पॉसिबल है क्या? नहीं है। ये दो डिफरेंस तुमने बोलना ही बोलना है, तो उसको समझ में आता है कि तुमने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नहीं तो उन्हें 10 मिनट इंटरव्यू लेके छोड़ देता तुम, 10-15 मिनट भी इंटरव्यू नहीं लेता, क्योंकि उसको समझ में आ जाता कि ये बंदे को नहीं आता है। ओके।
किसी को कोई क्वेश्चन वेर और लेट में और उसके ब्लॉक स्कोप में, उसके स्कोपिंग में और वेर और लेट कीवर्ड में किसी को कोई डिफरेंस, कोई 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 क्वेश्चन किसी को? सर हाँ बोलो मुझे। रिपोजिटरी का एक बार बताओ ना सर। कौन सी रिपोजिटरी का? पब्लिश नहीं करता है। अरे क्या यार, रोज कर रहे ना अपन। नहीं वो कर रहे हैं सर, मगर नई रिपोजिटरी जो बनाना गिट बैश क्लोन कर रहा था, हाँ वो नहीं जाना। अभी तो ये क्लोज कर रहे हैं। ठीक है ना, और बाद में वापस बनाएंगे, कुछ नहीं है, पहले तो रिपोजिटरी बनाओ आप। वो रिपोजिटरी बना सकते हैं। हाँ फिर बाद में ये कोड के अंदर आओ और इसका तो जो वो ये कॉपी करो, कॉपी कॉपी कर लिया। कॉपी करके जो भी तुमको लोकेशन पे क्लोन करना है, समझ लो अभी मेरे को यहाँ पे B3 गिटहब के अंदर क्लोन करना था, तो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा, शो मोर ऑप्शन में गया, मैंने गिट बैश को यहाँ पे ओपन किया, मेरा गिट बैश यहाँ पर ओपन हुआ, तो मैं C:\अज़र अकेडमी जहाँ पे मेरे को क्लोन करना था वहां पर आ गया। फिर मैंने यहाँ पे क्लोन लिखा और जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट किया यहाँ पे, तो वो क्लोन हो गई, तो वो क्लोन हो गई रिपोजिटरी, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है मेरा। तो फिर एलएस कर रहा हूं मैं, तो मेरे को जो नाम दिया था मैंने रिपोजिटरी का, वो रिपोजिटरी का यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोल्डर बन गया। अब वो फोल्डर बनने के बाद मैं सीडी करके वो फोल्डर के अंदर गया, सीडी करके वो फोल्डर के अंदर गया, तो अब मैं फोल्डर के अंदर गया तो मेरे को मेन ब्रांच दिखता था पहले जब कोई नहीं, तो मैंने कोड डॉट मतलब वीएस कोड इस लोकेशन पे ओपन करो बोल के मैंने कोड डॉट लिखा, तो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ये लोकेशन पे ओपन हो गया। फिर बाद में मैंने देखा, मैंने मेन ब्रांच में था तो मैंने क्रिएट न्यू ब्रांच किया, ये नई ब्रांच बनाया मैंने। ये बाकी का सब समझ में आ गया सर। खाली ये ओपन जो लोकेशन सोर्स लोकेशन था हाँ वो नहीं आ रहा था, बाकी तो ठीक है। हाँ तो ये ओपन करने का ना लोकेशन पे, ये कोड डॉट बोले तो इस विजुअल स्टूडियो डॉट बोले तो ये लोकेशन पे खोलो। तो जैसे ही तुम लोग क्लोन करते हो तो जो रिपोजिटरी का नाम बनाया था वो रिपोजिटरी के नाम का एक फोल्डर बन जाता है, वो फोल्डर के अंदर तुमको जाना पड़ेगा ना पहले, और फिर बाद में उसमें नई ब्रांच बनाना या जो भी करना वो फोल्डर के अंदर करना जो तुमने क्लोन किया। सब लोग ये ट्राई करो। सब लोग अपने अपने सिस्टम पर ये ट्राई करो। सो मैंने आज तुम लोगों को ये इसका डिफरेंस तुम लोग ने पढ़ना एज अ असाइनमेंट, अगर नहीं आया तो मेरे को बोलो, मैं बताता हूँ तुमको, ये भी एज अ असाइनमेंट जाने वाला है तुम लोगों को। कोई घर पे जाके प्रैक्टिस कर रहा क्या नहीं कर रहा रे, क्या खाली बैठ रहे और आ रहे यहीं पर प्रैक्टिस कर रहे? और फिर मैंने अभी स्कोप्स बताया तुम लोगों को, स्कोप में लेट वर्सेस कॉन्स्ट, सॉरी वेर वर्सेस लेट, वेर वर्सेस लेट। तो इसमें क्या होता है, वेर वर्सेस लेट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में ES6 के फीचर्स है ये, मतलब लेटेस्ट ES6 के फीचर्स है। ES6 बोले तो इक्मा स्क्रिप्ट, कौन सी इक्मा स्क्रिप्ट 15, भले ही ES6 नाम है उसका लेकिन इक्मा स्क्रिप्ट 15 है वो। हाँ तो तुम बोलेंगे 15 है, तुम 6 क्यों बोल रहे हो उसको, 5 है आखिर में बोलेंगे तुम।
तो ECMAScript 2015 और ईयर 6 का फीचर आया, नए कीवर्ड्स आए इसके अंदर। where पहले से ही था, let एंड const कीवर्ड आया। तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है इसमें, तो इसमें एक और कॉन्सेप्ट आया स्कोपिंग का, स्कोप्स का। स्कोप्स बोले तो तीन तरीके के स्कोप, पहले सिर्फ फंक्शन स्कोप और ग्लोबल, नहीं सिर्फ ग्लोबल स्कोप और फंक्शन स्कोप था पहले, इससे पहले। अभी एक नया आया ब्लॉक स्कोप। तो स्कोप्स कौन कौन से रहते हैं, एक तो ग्लोबल स्कोप, एक function scope, and the third one is block scope. block scope बोले तो जो भी block scope बोले तो जो नया आया, जो भी if condition, for, while, ये इसके अंदर जो भी करली ब्रैकेट से एंड ऑफ करली ब्रैकेट तक आता है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो एक ब्लॉक है। और ये ब्लॉक के अंदर जो भी वेरिएबल्स रहेंगे, वेरिएबल्स इन ब्लॉक स्कोप रहेंगे ये। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड है, where, let, and की कॉन्स का कीवर्ड प्लस ये स्कोप एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, if a variable is declared as var in the block scope, it is accessible outside the block scope as well। समझ में आ रहा है ये? हाँ, सही है क्या नहीं है, ट्रू है क्या नहीं है? हाँ हाँ, if a variable is declared as let in the block scope, is it accessible outside the scope? No, it is not accessible outside the scope. It is not accessible. ठीक है, तो ये मेन, कलर नहीं हो रहा है क्या ये var ये ब्लॉक स्कोप और ये एक्सेसिबल है आउटसाइड, ये लेट, ये ब्लॉक स्कोप, ये नॉट एक्सेसिबल है, नॉट एक्सेसिबल है। ठीक है, कांस्टेंट भी एक्सेसिबल है कि नहीं है? कांस्टेंट एक्सेसिबल रहता है या नहीं रहता है? नहीं रहता है। कांस्टेंट भी एक्सेसिबल नहीं रहता है। सिर्फ 2015 यूज होता है। हाँ, ये लेट और कांस्टेंट ये दोनों 2015 के बाद आए हुए हैं ECMAScript 6। तो इसमें ब्लॉक स्कोप आया तो उसने लेट और कॉन्स्ट को ही सपोर्ट किया, वैर जैसा पहले था वैसी ही चल रहा है। और दूसरा डिफरेंस क्या है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है, वैर वेरिएबल डिक्लेयर विथ वैर कैन बी redeclared, but with let or const we cannot redeclare
विथ सेम नेम, हाँ, रीडिक्लेयर बोले तो सेम नेम। A variable declared with where can be redeclared with same name, but with let or const we cannot redeclare। और const और let में क्या फर्क है? हाँ, const वर्सेस let में क्या डिफरेंस है? हाँ, const में पहले तो const के अंदर const को पहले तो इनिशियलाइज करना कंपलसरी है। पहले तो इनिशियलाइजेशन कॉन्स्ट पे कंपलसरी है, प्लस कांस्टेंट है वो, कांस्टेंट इज नॉट कांस्टेंट, वी कैन नॉट रीअसाइन वैल्यू टू अ कॉन्स्ट वेरिएबल। समझ में आ रहा? आंसर दे पाओगे क्या इतना? रट्टा मारो रट्टा। अगर इंटरव्यूअर में सिलेक्शन होने का है, 15-20 लाख पैकेज होना, तो ये रट्टा मारना पड़ता। इतना भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो ये फील्ड। समझ में नहीं आ रहा है तो रट्टा मारो। हाँ हाँ, वो एक और डिफरेंस है, होस्टिंग नहीं होती है। होस्टिंग नहीं होती है, होस्टिंग तो सब जगह होती है। नहीं, क्यों नहीं होता? लेट में क्यों नहीं होता? बराबर, वेर के केस में होता है, लेट के केस में होस्टिंग नहीं होती है। वो लिख जाता है, उसको डिक्लेरेशन लिख जाता है लेट में। हाँ, जो उसको वैल्यू असाइन करी वाली वो लेके भी जाता है। लेट में उसके डिक्लेरेशन ऊपर लेके जाता है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, होस्टिंग होना चाहिए लेट के केस में भी। करके देखो ना, या गूगल करो। होती है ना, वही तो बोल रहा है, होस्टिंग सब में होती है। जितने भी तुम्हारे वेरिएबल्स है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं होस्टिंग के केस में। Variable are hoisted to the top of level but not initialized। दिस एग्जाम्पल, अभी देखो यहाँ पे उसने लेट कार लिखा और कार वॉल्वो लिखा, तो रेफरेंस एरर पहले ही आ जाएगा वो उसको, इसमें रेफरेंस एरर आ जाएगा। बट अगर तुम इसको इनिशियलाइज नहीं करते हो, जैसा कि इसको वॉल्वो नहीं देते हो और अब ट्राई करते हो, तो अभी भी एरर आया। लेकिन अगर अगर तुम So document dot get element demo in inner HTML error क्या चाहिए था डाला हो। हाँ हाँ, नहीं आ रहा ना error क्या है? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब पहले ही एरर थ्रो कर दे रहा है वो, इसीलिए वो हॉइस्ट, मतलब अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे हॉइस्टिंग का कॉन्सेप्ट अलग है और ये कॉन्सेप्ट अलग है। अगर मैंने यहाँ पे लेट न्यू कार लिखा,
ठीक है, और फिर मैंने लॉग किया। होस्टिंग का कंसेप्ट क्या है? हाँ, डिक्लेरेशन। खाली डिक्लेरेशन ऊपर लेके जाता है, उसका और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अभी होस्टिंग होगा क्या? पहले से ऊपर, हाँ, पहले से ऊपर। ये कार नेम भी तो ऊपर जाएगा ना। समझ में आ रहा क्या? होस्टिंग का कंसेप्ट ऑल द डिक्लेरेशन टू द टॉप है। ऐसा नहीं है कि लेट और कॉन्स रहेगा तो होस्टिंग नहीं होंगी। होस्टिंग अगर जैसी चीज होस्टिंग हो जाएंगी तो खाली क्या होगा, इन्हें क्या हो जाएगा, ऐसा ऊपर चला जाएगा खाली लाइन नंबर। लेट रहने दो, कॉन्स रहने दो, होस्टिंग होती है, डिफरेंस में मत डालो उसको। हाँ, वो इनिशियलाइजेशन का अलग है चीज, वो देखेंगे बाद में। लेकिन ये होस्टिंग का केस समझ लो पहले। तो होस्टिंग क्या रहती? होस्टिंग इज द जावास्क्रिप्ट्स डिफॉल्ट बिहेवियर टू मूव ऑल द डिक्लेरेशंस टू द टॉप। खाली डिक्लेरेशन मूव होता है, वैल्यू को जो इनिशियलाइज कर रहे हैं या वैल्यू उसके अंदर वेरिएबल के अंदर डाल रहे तुम, वो मूव नहीं होता है ऊपर। तो अगर तुमने ये माई लेट कार नेम नीचे भी लिखा, अभी एरर तो नहीं दे रहा है तुमको, लेकिन होस्टिंग के बिहेवियर से जब कोड तुम्हारा रन होगा तो इन्हें कहां चला जाएगा, टॉप पे चला जाएगा। समझ में आ रहा है क्या ये? जावास्क्रिप्ट ओनली होस्ट डिक्लेरेशन नॉट इनिशियलाइजेशन। ठीक है। अब ये देखो, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंटरव्यूअर मेरे को भी पूछा था। अभी ये होस्टिंग के कंसेप्ट से, हाँ। हाँ, बताओ क्या होगा? क्या आंसर रहेगा? हाँ, एक्स में फाइव एडिशन और वाई में डिफरेंट। एक्स में, एक्स में फाइव एडिशन हाँ, और वाई में इनिशियल नहीं होगा। बराबर इनिशियलाइज नहीं होगा। 7 कैसे आएगा? 7 आएगा क्या? क्या आएगा इसका आंसर? हाँ, 5 प्लस स्पेस प्लस अनडिफाइंड, बराबर। तो कंसोल लॉग लॉग क्या आएगा? स्पेस प्लस अनडिफाइंड। तो देखो रन करके इसके 7 आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? डिक्लेरेशन। खाली डिक्लेरेशन ऊपर जाता है, उसकी वैल्यू नहीं जाती है ऊपर। समझ में आ रहा क्या ये? अच्छा, अगर ये ऐसा है, अगर मेरा फंक्शन है यहाँ पे,
अभी क्या आएगा? जेड मैं नहीं लेता हूँ, वाई ऊपर का ही ले रहे अपन। हाँ बताओ क्या आएगा अभी? ये ऊपर का कुछ भी नहीं है, समझ लो। चलो ठीक है। हाँ हाँ क्या आएंगी? हाँ अच्छा सॉरी, दोनों दो। अच्छा मैं ये सॉरी सम फंक्शन कॉल कर देता हूँ। 4,6 हाँ। अब हाँ क्या आएगा आउटपुट? हाँ 11। हाँ 10 क्यों? हाँ क्या आएगा? 14। हाँ 4, क्यों? कहाँ जा रहा? कौन से टॉप में? वार पी के ऊपर। हाँ राइट। तो डिक्लेरेशन जो है, भले ही तुमने यहाँ पे ऊपर अगर ये वार 10 नहीं रहता था तो उन्हें ऊपर की 7 ले लेता था, ऊपर का 7 ले लेता था और 7+4 करके 11 रिटर्न कर प्रिंट करता था उन्हें। लेकिन क्योंकि अपन ने यहाँ पे नीचे क्या कर दिया, y का क्या ले दिया, 10 ले लिया, तो क्या होता है कि ये जो डिक्लेरेशन हॉइस्टिंग के बिहेवियर से फंक्शन के अंदर भी हॉइस्टिंग होती है, हॉइस्टिंग गोज टू द टॉप। तो यहाँ पे अभी y क्या है? हाँ अनडिफाइंड है y। तो 4 प्लस अनडिफाइंड, समझ में आ रहा है क्या? नॉट अ नंबर बोल रहा है उन्हें, क्योंकि 4 प्लस अनडिफाइंड नॉट अ नंबर रहता है। और अगर ऐसा मैं स्पेस डाल दूं तो अब क्या आएगा? 4 और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड को कन्वर्ट नहीं कर रहा था उन्हें। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन पूछा था मेरे को इंटरव्यू में। ये क्या का बिहेवियर है? हॉइस्टिंग का बिहेवियर। हॉइस्टिंग क्या करता? डिक्लेरेशन को टॉप पे लेके जाता, जो भी उसके स्कोप का टॉप है। हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ ग्लोबल का टॉप होना चाहिए, वो फंक्शन का है तो फंक्शन के टॉप पे लेके जा रहा हूं। समझा क्या ये? हॉइस्टिंग समझा क्या सभी को? अल्लाह, देखो अभी क्या समझा। तो याद रहता क्या? अब ये करके देखो, ये करके देखो, ये करके देखो। तो हॉइस्टिंग के भी अगर ऐसा एग्जांपल है तो हॉइस्टिंग के बिहेवियर से ये जो वार वाई है ये 7 के ऊपर चला जाएगा, और 7 के ऊपर चला जाएगा खाली डिक्लेरेशन जाएगा तो वो अनडिफाइंड रहेगा। अनडिफाइंड रहेगा और मैं उसको प्लस कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड मतलब इज 9 आ जाएंगी, क्योंकि मैं एडिशन नहीं कर सकता हूँ।
अनडिफाइंड का और नंबर का एडिशन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए वो नैन देगा मेरे को। अगर खाली मैं खैर ये एक ऐसा ही फंक्शन टाइम पास रहता था और खाली मैं पी को वाई असाइन कर रहा था, तो अब क्या असाइन होगा? ये सम फंक्शन नहीं है, समझ लो डिस्प्ले फंक्शन है। सम मत लो, ये डिस्प्ले फंक्शन है, समझ लो। मेरे को सम फंक्शन नहीं दिया था उसने। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन लो एक, ठीक है। अभी क्या आएगा पी के अंदर वैल्यू? तुम बोलेंगे मैंने ऊपर 7 डिक्लेयर किया ना वाई, तो वाई यहाँ पे 7 मिल जाना था ना उसको। बहुत सारे लोग 7 आंसर देते इसका। हाँ, मिलता था ना, वो मिलता था ना। अगर मैं इसको कमेंट करता था नीचे वाले को, तो क्या मिलता था? अभी कोई डाउट ही नहीं है 7 मिलेगा उसके अंदर। लेकिन उन्होंने क्या करा, यहाँ पे सेम वेरिएबल का नाम रीडिक्लेयर करा, तो होस्टिंग के बिहेवियर से क्या हो जाएगा, ये वाई टॉप पे चला जाएगा। और लेकिन टॉप पे जाएगा तो उन्हें क्या रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, अनडिफाइंड। तो लाइन नंबर 7 पे भी क्या रहेगा, वो अनडिफाइंड। कंसोल डॉट लॉग भी क्या होगा, अनडिफाइंड। फिर लाइन नंबर 9 के नीचे जाएंगे तुम, तो उसकी वैल्यू क्या रहेंगी, 10 रहेंगी। मैं बहुत डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ तुम लोगों को अभी। कोई क्वेश्चन किसी को? वेर, लेट और कांस्टेंट में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, तुम लोग आंसर कर सकते हो। और मैं इस बार ब्राउजर का एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंसोल के अंदर ही सब कुछ देख रहा हूँ। मतलब मैं नोड से मेरा एप्लीकेशन या मेरे प्रोग्राम्स रन कर रहा हूँ। हम लोग नोड जेएस भी सीख रहे हैं, तो तुम लोग को नोड जेएस भी आ रहा है अभी। समझ गया लेट कांस्टेंट और वेर के बीच में डिफरेंस, और होइस्टिंग क्या रहती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज होइस्टिंग? होइस्टिंग इज द जावास्क्रिप्ट्स डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग द डिक्लेरेशंस टू द टॉप। मूविंग द डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द स्कोप। जो स्कोप में वो वेरिएबल है, वो स्कोप में उन्हें टॉप पे जाएगा। और अगर ये लेट रहता था तो, अगर ये लेट रहता था तो, ये लेट रहता था तो, हाँ, अगर ये लेट रहता था तो एरर आता था। क्या एरर आता था? क्यों एरर आता था? लेट एक ही बार डिक्लेयर। वैसा नहीं रहता है। लेट एक ही बार डिक्लेयर होता है उसके स्कोप में। ये वाई लेट बोले तो
ग्लोबल स्कोप में है, ये अंदर स्कोप है, उसमें क्या है प्रॉब्लम? उसमें क्या प्रॉब्लम है? खाली ये यू के नॉट एक्सेस वाई बिफोर इनिशियलाइजेशन ये एरर आता था, लेकिन रीडिक्लेरेशन का एरर नहीं आता था। अगर तुम ये ग्लोबल स्कोप में वापस यहाँ पे लेट वाई इज इक्वल्स टू ऐसा कुछ तो भी लिख रहे हो, तो यहाँ पे उन्हें खुद ही एरर बोल दूंगा कि डुप्लीकेट नाम नहीं डाल सकता हूं मैं। लेकिन अगर ये मैं वैर लिखता हूँ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो रीडिक्लेरेशन ऑफ सेम वेरिएबल पॉसिबल है यहाँ पर, ठीक है, वैर लिखता है तो। लेकिन अगर यहाँ पे इसके अंदर मुझे कुछ और ही एरर मिला, मेरे को यहाँ पे y is used cannot access before initialization बोल रहा है, मुझे क्या बोल रहा है? डिक्लेरेशन का एरर दे रहा है क्या? उसको नॉट डिफाइंड मिल रहा है क्या? हाँ, y is not defined मिल रहा है क्या उसको? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर 7 देखूं, तो लाइन नंबर 7 में क्या होने वाला था? अगर मैंने यहाँ पे y प्रिंट करा तो क्या प्रिंट होगा? एरर देगा क्या? हाँ, cannot access y before initialization, मतलब y को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहा हूँ 10, मतलब मैं 10 देने से पहले, भले ही उसने अभी, अगर मैं ये लिखता नहीं था 8 लाइन नंबर, तो क्या एरर आता था आप? हाँ, हाँ, ऊपर का ले ले रहा हूं बराबर, लेकिन अगर मैं उसको नीचे डालूं तो क्या हो रहा है? नीचे वापस से उसको एक और वेरिएबल लूं तो क्या हो रहा है? where cannot be used before initialization। अब क्या आ रहा है? ठीक है ना, अभी तो where है इसलिए अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि ये where p लिखा ना मैंने, where p लिखा और इसको भी where लिखा मैंने, इसीलिए अनडिफाइंड आ रहा है। अगर मैं ये दोनों को लेट लिखता हूँ और इसको भी लेट लिखता हूँ तो एक एरर आता है। एरर ये आता है कि y cannot be used before initialization, मतलब अगर लेट से कोई भी कीवर्ड यूज कर रहे हो और वो उसको किसी और को तुम असाइन कर रहे हो, तो उसको पहले खुद के अंदर कुछ वैल्यू है ना, तो तुम उसको दूसरों को असाइन कर सकते, बराबर। तो ये एरर आएगा। लेकिन ये बात तो है कि तुम ऊपर डिक्लेयर करें तो इसके अंदर एक्सेस कर पाएंगे क्या तुम y को? अगर मैं ये लाइन नंबर 8 नहीं रहता था तो क्या होता था? 7 प्रिंट होता था, बराबर, क्योंकि उसको कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए नीचे कुछ है नहीं। रीडिक्लेरेशन का एरर उसी स्कोप के अंदर रहता है, उधर ऊपर का स्कोप अलग हो गया, इसका स्कोप अलग हो गया, तो रीडिक्लेरेशन का एरर नहीं आता है। ये कंफ्यूज मत हो, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रखो। हम लोग पहला कॉन्सेप्ट देख रहे थे मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का। कांस्टेंट में तो ठीक है, इनिशियलाइजेशन करना जरूरी होता है। React developers love modern JavaScript and use most of its new features. तो अब जब रिएक्ट सीखना है तो ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट आना जरूरी है। We'll review these features in this course module, which you can totally skip if you think you're comfortable with the topic.
JavaScript is a very different language than it used to be just a few years ago. ECMAScript, which is the official specification that JavaScript conforms to, has improved a lot in the past few years after a rather long period of no updates to the language at all. Today, the ECMAScript Technical Committee, which is known as TC39, makes yearly releases of ECMAScript, and modern browsers shortly follow by implementing the new features introduced in each year. This has started with ECMAScript 2015, or its other commonly known name, ES6. Since then, we've had yearly releases named ES plus the current year. Some of these releases were big and others were very small, but the language now has a continuous update cycle that drives more innovative features and phases out the famous problems JavaScript had over the years. In this module, we'll go over some of the features that are usually used in React applications. This will not be a complete coverage of all the modern ECMAScript features. If you want to expand on this topic, check out the complete introduction to modern JavaScript in the beginner collection at JS Complete. First up, let's talk about variables and block scopes. Here's one of my favorite JavaScript trick questions. Is this a valid JavaScript line of code? Testing it in the playground seems... देखो, हाँ, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर. वो क्या करता है कि डाल देता है, इज दिस अ वैलिड जावास्क्रिप्ट कोड. मतलब ये सही है ना? हाँ यार, ये ना, कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट. ये वैलिड कोड है क्या जावास्क्रिप्ट का? डॉट लॉग की कहाँ दिख रहा है? तो मेरा कोड चल रहा है, मतलब वो वैलिड कोड है. Valid code है, but to work fine. There are no errors, which means it's valid. So now the question is, what did it do? These are nested block scopes. We could write code in here, like var v equal 42, and then access the v variable right after, and it would work fine. JavaScript does not really care about the spacing or new lines in here. A block scope is created with a pair of curly braces, just like this example here. This also applies to if statements and for statements as well. These also get their own block scopes. Block scopes are a bit different than function scopes, which are created for each function. You can see one difference when using the var keyword to define variables. Variables defined with var inside a function scope are okay. They don't leak out of that scope. If you try to access them outside of that scope, you can't. As you can see here, we cannot access the result variable that was defined inside the sum functions scope. However, when you define variables with var in a block scope, you can totally access them outside that scope afterward, which is a bit problematic. And here's one practical example of that. This for loop has an index variable that ticks from 1 to 10. You can access that variable inside the loop normally, but you can also access the same variable outside the loop. After all the iterations are done, the value of I here will be reported as 11, which is a bit weird. This is why the more recommended way to declare variables in modern JavaScript is by using the let keyword instead of the var keyword. When defining variables with let, we won't have this weird out-of-scope access problem. If we replace this var here with let and redo the same test and try to access I after that, you'll get the error that I is not defined. This makes sense because we're outside of the scope where it was defined. So this is much better. Block scopes, like function scopes, can also be nested, like the trick question we started with. This is a nested block scope. Within each level, the scope will protect the variables defined in it as long as we use the let keyword or the const keyword, which behaves in a good way like the let keyword. We use const when the reference assigned to a variable is meant to be a constant one.
References assigned with const cannot be changed. Note how I'm saying references here and not values, because defining an object with const does not make it an immutable object. It just means constant reference to it. We can still change that object just like we can do within functions that receive objects as arguments. If the variable defined with const is a scalar one, like a string or an integer, you can think of it as an immutable object, because these scalar values in JavaScript are immutable. We can't mutate the value of a string or an integer in JavaScript. And when we use const with these scalar values, we can't change their references either. However, placing an array or object in a const is a different story. The const will guarantee that the variable is pointing to the same array or object, but the content of the array or object can still be mutated. So अच्छा, अभी तक हमने देखा कि कांस्टेंट भाई चेंज नहीं होता है, और कांस्टेंट कीवर्ड, अगर कांस्टेंट कीवर्ड को वैल्यू, कांस्टेंट कीवर्ड क्या करता है, रेफरेंस असाइन करता है। अभी तुमने कांस्टेंट कीवर्ड एक ऑब्जेक्ट के लिए दिए, तो तुम चेंज कर सकते क्या? हाँ हाँ, कर सकते क्या, नहीं कर सकते? हाँ हाँ, उसके अंदर का ऑब्जेक्ट के वैल्यूज तुम चेंज कर सकते, बट उसको रीअसाइन नहीं कर सकते। समझ रहा? मतलब पर्सन इज इक्वल टू x कोलन 3 4, ये ऐसा तुम कर नहीं सकते। समझ में आ रहा है क्या? कांस्टेंट असाइनमेंट टू अ वेरिएबल इज नॉट पॉसिबल, बराबर। लेकिन अगर मैंने इसकी वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो कर सकता हूं क्या? मैं डॉट फर्स्ट नेम को पहले अजर था, अब मैं उसको कुछ और कर रहा हूं, जॉन कर रहा हूं, समझ रहा हूं, कुछ तो भी और कर रहा हूं। कर सकता हूं क्या ये कर सकता हूं, बराबर। ऑब्जेक्ट को असाइनमेंट नहीं कर सकता हूं, लेकिन ये कर सकता हूं ऐसा, बराबर। दूसरी चीज है, ये अगर एक वेरिएबल रहता था तो कर सकता था क्या? हाँ, अगर उसको स्केलर वैल्यूज है, स्केलर और नॉन स्केलर, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है। प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से रहते हैं? नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, ये क्या है? ये क्या है? प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट बोले तो एरे बोले तो भी एक ऑब्जेक्ट ही रहता, ठीक है। तो वो क्या है? तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर है और उसको मैंने कांस्टेंट, जनरली कांस्टेंट जो है वो रेफरेंस, और इनको भी क्या बोलते हैं? इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल भी बोलते हैं इनको। म्यूटेट कर सकते हैं तुम, इम्यूटेबल, ये इसका भी डिफरेंस तुम एज असाइनमेंट मेरे को पढ़ के लेके आओ। मैंने शायद ऑलरेडी बताया है, लेकिन तुम लोग मेरे को बताने वाले हो कल। कल मेरे को ये तीनों के बीच में डिफरेंस चाहिए, लिख के निकाल के लेके आओ। म्यूटेबल विथ एग्जांपल, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल, ये एज अ असाइनमेंट है तुमको। ठीक है,
तो वो यही बोल रहा है कि यहाँ पे नंबर्स का जो एरे है उसको मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैं वैल्यूज डाल सकता हूं। अभी 2,4,6 है, अगर मैंने पुश किया 7 तो चले जाएंगी क्या? जाएंगी बराबर, उसके अंदर नई वैल्यू जाएंगी। तो इस तरीके से जनरली ये जो ऑब्जेक्ट्स और एरेज रहते हैं वो क्या रहते हैं? इम्यूटेबल रहते हैं। So be careful here and keep that in mind. Variables defined with const are much better than those defined with let for scalar values and functions because you get a guarantee that the value did not accidentally change. Looking at this code example here, and assuming that between the first and last line there is a big program. On the last line, if the program runs without any errors, we can confidently say that the answer variable still holds the 42 value. For the same example with let, we would have to parse through the code to figure out if the answer variable still holds the 42 value. If you need a variable to hold a changing scalar value, like a counter for example, then using let is okay. However, for most other cases, it's probably much better for you to stick with using const for all your variables. हमेशा एज अ बेस्ट प्रैक्टिस There are many हम लोगों को कांस्टेंट करना चाहिए बराबर। सबसे पहले वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर करने का, फिर अगर एरर गिरर आया तो उसको लेट करने का। अगर बेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से ऑलवेज स्टार्ट डिक्लेयरिंग योर वेरिएबल्स विद कॉन्स्ट कीवर्ड, ठीक है। और ये असाइनमेंट करो, इसके आगे का अपन कल करते हैं। अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसके आगे का करते हैं।